सो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस एंड बाय वैल्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक सिंपल सी ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्या है, लेट a इक्वल टू 10 और एक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है मॉडिफाई वैल्यू x, उसका क्या है पैरामीटर, और एरो फंक्शन एंड देन x इक्वल टू 20। मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, फंक्शन को मैंने कॉल करवाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास किया a, ठीक है, और दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 10। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं जैसे ही पैरामीटर वैल्यू आई उसको मैंने अपडेट करके बोल दिया x इक्वल टू 20। यहां पे बात क्लियर हो गई, x को बोला आप बराबर हो 20 के। लेकिन मैं अभी आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा, तो मेरे पास लाइन नंबर 147 में कौन सी वैल्यू आएगी और लाइन नंबर 148 में कौन सी वैल्यू आएगी। अभी हम जरा चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने मॉडिफाई वैल्यू किया, मैं यहां पे करता हूं नोड इंडेक्स, ठीक है, तो पहली वैल्यू मेरे पास आई 20 और दूसरी वैल्यू आई 10। पहली वैल्यू 20 क्यों आई, क्योंकि उसकी वैल्यू तो a हमारे पास 10 था, लेकिन पैरामीटर में आके x और ये इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 20। और नीचे जो कंसोल डॉट लॉग है वो मेरे पास एग्जैक्ट आ रही है सेम 10 वैल्यू। तो इसमें डिफरेंस ये था कि अगर तो मुझे ये जो 20 मिल रहा है, 20 कहां से मिल रहा है, ये जो मैंने अपडेट वैल्यू की है 20, ये इस वैल्यू की वजह से 20 मिल रहा है। मुझे यही बात चेक करनी थी, क्या जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है जब मैं उसको अपडेट करता हूं, क्या नीचे मुझे वो अपडेट हुई मिलती है या मुझे ओल्ड मेरी पुरानी ही वैल्यू मिलती है ओरिजिनल। जो तो हमारे पास यही ऑप्शन होता है। तो जब मैंने 10 मुझे यहाँ पे मिली तो मैंने यही चीज नोट की, क्या मेरी ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। पास बाय वैल्यू का मतलब यही है कि आप जो भी वैल्यू पास करोगे उसको वो अपडेट तो कर देगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा। सर क्लियर। तो ये एक डिफरेंस है पास बाय वैल्यू। सो क्लियर हुआ कि हमारे पास पास बाय वैल्यू क्या होती है। आप अगर कोई भी डेटा अपडेट करके पास कर रहे हो तो वो क्या है, पास बाय कॉपी। आप एक तरीके से कॉपी समझ लो जो आप पास कर रहे हो, कभी भी वो ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। आपको नई बात चेक कर ली ना, जैसे ही मैंने उसको अपडेट करके चेंज करवाया, पहले 20 आ रही थी, फिर मुझे ये डर था क्या मेरी वैल्यू अपडेट तो नहीं हो गई, क्या 20 तो नहीं हो गई। 20 वो कभी भी नहीं होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी। जैसे 10 यहाँ पे था तो 10 मुझे यहाँ पे नीचे भी मिल गया है। ऑलराइट। और अब हम ये देखते हैं, इन जावास्क्रिप्ट primitive data types like number and string are passed by value while object are passed by reference। यही बात हो रही थी, हमने प्रीमेटिव डेटा टाइप्स भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो पासिंग बाय वैल्यू जो भी हमने सीखा है वो क्या था, व्हेन पासिंग द वैल्यू अ कॉपी ऑफ द प्रीमेटिव वैल्यू, वो क्या होती है, सिर्फ कॉपी होती है प्रीमेटिव वैल्यू की, is created and passed to the functioner assigned to a variable any changes made to copy। जब भी आप कोई चेंज करते हो तो वो क्या करता है, उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है, do not affect the original value। अब हुई बात क्लियर, उसने क्या किया, कॉपी क्रिएट की, कुछ भी अफेक्ट उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आया। आई होप डिड यू क्लियर कि व्हाट्स द मीन्स ऑफ पासिंग बाय वैल्यू। अब इसको मैं करता हूं कमेंट। चलो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो सो व्हाट इज इट, इट इज पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। आपको ये बात याद होगी, जब हम डॉम पढ़ रहे थे या कोई भी चीज मैंने पिछली पढ़ाई आपको, मैं बोल रहा था यार मुझे इस चीज का रेफरेंस चाहिए, मुझे इस चीज का रेफरेंस चाहिए। तो क्या होता है रेफरेंस का मतलब, जब भी मैं रेफरेंस पास करता हूं मतलब कि उसका ओरिजिनल डेटा गेट करना। आ रही है बात समझ कि मुझे इस चीज का रेफरेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मुझे उस चीज का रेफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, रेफरेंस लेके उसी ओरिजिनल डेटा को गेट करता हूं, नॉट अ कॉपी। क्लियर। पास बाय वैल्यू अलग है और पास बाय रेफरेंस। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, जब भी मुझे ओरिजिनल डेटा को गेट करना है तो मैं करता हूं पास बाय रेफरेंस। आई होप कि आपको अच्छे से पासिंग बाय वैल्यू क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं पासिंग बाय रेफरेंस। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें अगर पासिंग के डिफरेंस बिटवीन क्या होता है पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस, तो ये आपको क्लियर होना लाजमी है। जब भी मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूं, आई होप अच्छे से समझ आ जाए। तो पासिंग बाय रेफरेंस क्या है, व्हेन पासिंग बाय रेफरेंस, अ रेफरेंस और
to the memory location of the object is passed to the function or assigned to a variable. Any changes made to the object through this reference will affect the original object. जिस तरह आपको वैल्यू पता है, वैल्यू बिल्कुल डिफरेंस है और पासिंग बाय रेफरेंस बिल्कुल अलग है। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कोई भी फंक्शन या वेरिएबल असाइन करते हो और आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी चेंज करते हो तो वो क्या करता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को वो चेंज कर देता है। आपको याद होगा जब हम डॉम पढ़ रहे थे या पीछे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो मैं वहां पे आपको बार बोल रहा था मुझे डेटा का क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, मुझे इस चीज का रेफरेंस चाहिए, एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करता था, उस रेफरेंस के थ्रू उसकी ओरिजिनल वैल्यू को मैं अपडेट कर देता था। तो यही बात हमारे पास इसमें होती है कि अगर आप कोई भी चेंज करोगे, पासिंग बाय रेफरेंस आप करोगे, तो उसका उसकी ओरिजिनल वैल्यू अपडेट होने वाली है, नॉट अ कॉपी। क्लियर हो रहा है बात? मतलब कि एक रूम के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक रूम के अंदर 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं और वो मिलके कोई भी चेंज करते हैं, उनमें से एक बंदा कोई भी चेंज करता है तो पीछे 4 बंदों को वही सेम चेंज नजर आने वाला है। क्लियर? क्योंकि उसने ओरिजिनल चीज को मूव किया है, ओरिजिनल रेफरेंस को उसने क्लियर किया है। उसी जगह एक रूम में एक बंदा अकेला बैठा हुआ है, उसके दोस्त को वाला रूम अच्छा लगा है, वो बोलेगा यार मुझे तेरे जैसा एक रूम क्रिएट करना है। तो वो लड़का ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरे रूम में आके बैठ जाओ, बल्कि वो क्या करेगा, उसको सेम ऐसी एग्जैक्ट रूम बना के दे देगा। तो वो क्या होगी, पासिंग बाय वैल्यू। और अगर आपके पास पासिंग बाय रेफरेंस आता है तो वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू को वो क्या करता है, चेंज। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जितना अच्छे से मैं समझा सका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार अगेन वीडियो को रिपीट करना, आई होप सो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट बी वरी। तो अब गाइस ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इतना हैवी भी नहीं करना, हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेट ऑब्जेक्ट, आईडी हमारे पास 5 है और नेम है मॉडिफायर। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मैंने पास किया और आपको एग्जाम्पल ये दिखानी थी। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, अब किसको करूंगा, ऑब्जेक्ट 1 को। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ पे किया, ठीक है, और मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, नोड इंडेक्स करता हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या आया, वही मेरे पास उठ के आ गया ऑब्जेक्ट जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसकी आईडी 5 थी, नेम मॉडिफायर था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ये जो मेरा है obj1 डॉट नेम, किसके द्वारा रख रहा हूं, हसन के, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया है obj1। और मैं नीचे एक और काम करता हूं, अपने ओरिजिनल क्या कर रहा हूं, यहां पे अपने ओरिजिनल चेक करता हूं कि मेरे पास जो ओरिजिनल मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा है। इसको मैं कॉन्कैट कर रहा हूं किसके साथ, obj। क्लियर है? अब हम चेक करते हैं हमारा डेटा किस तरह शो हो रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ नोट इंडेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आईडी आई मेरे पास 5 और नेम क्या हुआ, हसन, जो इसने क्या कर दिया, अपडेट। नीचे क्या आया, नीचे मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे पास डेटा शो नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के साथ, जो क्या है इम्पॉसिबल बात है। तो बैक ऑफ द स्टेज क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे एक स्ट्रिंग का मेथड है टू स्ट्रिंग, उसको ऑब्जे को क्या कर रहा है, टू स्ट्रिंग की मदद से स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑब्जे ने बोला मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैं क्या हो सकता हूं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? जिस वजह से मुझे ये क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बिगिनर्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्कैट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से डेटा आता है। लेकिन इसका सिंपल हल क्या है, आप सिर्फ कॉमा लगा दो, आपको कॉमा से यहाँ पे स्पेस देने की भी नीड नहीं पड़ती, ना आपको कुछ स्पेस देना है ना कुछ। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने कॉमा लगाया और अब मैं अगर सिचुएशन चेक करता हूं नोड इंडेक्स, तो अब मेरे पास स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, जो आप स्ट्रिंग चाह रहे हो वो स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, और मेरे पास एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं। लेकिन यहां पे आप एक चीज नोट करो, मैंने हालांकि यहां पे अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लिखा था, जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया हुआ है जिसमें आईडी 5 है और नेम मॉडिफायर है। नीचे जब मैं उसको कॉल कर रहा हूं तब मेरा अपडेट मुझे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नेम हसन के साथ मिल रहा है। तो ऐसा क्यों?
अभी सोचने की बात नजर आ रही है अब कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे हमारा काम हो रहा है पासिंग बाय रेफरेंस। यहां पे एक और बात क्लियर हुई होगी कि जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी डेटा अपडेट करते हैं तो वो हमारे असल डेटा में अपडेटिंग करता है, नॉट अ कॉपी क्रिएटिंग। क्लियर? कॉपी क्रिएट नहीं करता, हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में वो चीजें चेंज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे हसन लिखा था, मॉडिफायर की जगह हसन नेम लिखा, और मैंने चाहा कि अपने ओरिजिनल डेटा को मैं चेक करूं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को जब मैंने चेक किया तब ऊपर भी मेरा नाम क्या हो चुका था, मॉडिफायर की जगह हसन। तो आ रही है बात क्लियर कि हमारे पास पासिंग बाय वैल्यू क्या होती है। मैंने वैल्यू जब अपडेट की तब मुझे वैल्यू के जरिए क्या मिला, एक कॉपी पेस्ट मुझे वैल्यू मिल गई थी कि भाई आपको 20 रखनी है, 30 रखनी है, 50 रखनी है, जो भी रखनी है रखो, मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। लेकिन जब हम पासिंग बाय रेफरेंस के साथ खेलते हैं तब हमें क्या होता है, हमारे ओरिजिनल डेटा की लोकेशन पता चलती है और हमारी ओरिजिनल डेटा की लोकेशन चेंज होती है, नॉट अ, देख रहे हो, थ्रू दिस रेफरेंस विल अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में डेटा हमारा चेंज हो जाता है। आई होप अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास है, टू अवॉइड दिस बिहेवियर एंड क्रिएट अ ट्रू कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज मेथड लाइक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और द स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर देख हमने नहीं पढ़ा। तो अब ये क्या बात बोल रहे हैं कि आप अगर ये बिहेवियर नहीं चाहते, आप चाहते हो कि उसकी ट्रू कॉपी बन जाए, मतलब कि ओरिजिनल आप कोई भी चेंज करो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो, तो वो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो। यू कैन यूज मेथड लाइक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और इसके अलावा स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। बाय द वे अभी तक हमने स्प्रेड ऑपरेटर नहीं पढ़ा, नो वरीज, अभी हम पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, अगर आप इस बिहेवियर से बचना चाहते हो, अभी आपने ऊपर एक चीज देख रही थी, जब मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा था तो मेरा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसमें डेटा क्या हो रहा था, चेंज। अगर आप चाहते हो कि यार आप कोई भी चेंज करे ऑब्जेक्ट में, नीचे आके एक ऑब्जेक्ट में कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करे, चाहे वो नेम हो, चाहे उसकी एज हो, आईडी, कुछ भी चेंज करे, आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो, तो किस तरह होगा वो आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से। मैं क्या करता हूं, आपको करके दिखाता हूं। ये दोनों चीज मैंने कर दी कॉपी, देख लो, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन इज यूज्ड टू कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे करता हूं इसको पेस्ट। ठीक है, अब आप जैसे ही लिखोगे लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू आईडी 5 और नेम मॉडिफायर, आपने ये चीज तो लिख ली, लेकिन आप यहां पे इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब कि आपको डेटा चेंज करवाना है, आप क्या करोगे, मैं यहां पे क्रिएट करता हूं लेट न्यू ऑब्जेक्ट, इसको कर देता हूं कमेंट, लेट न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट के जितने ही मेथड है वो ऑब्जेक्ट से ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट का मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब इसके अंदर आपसे वो क्या करेगा, दो चीजें लेता है। ठीक है, दो चीजें लेता है, कौन कौन सी, पहला तो आपने दे दिया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठ के आ गया, और मैं यहाँ पे ये पास कर देता हूं ओबीजे। कौन सा ओबीजे भाई, ये वाला ओबीजे। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, मैं नीचे एक और काम करता हूं, इसको हटा देता हूं। यहाँ पे मेरे पास ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसको मैंने कॉपी किया, एंड देन आई राइट इस न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम। इसके अंदर जो भी नेम है वो आप बराबर करो किसके, अब आप बराबर करो उसको बिलाल के। ठीक हो गया, एंड टर्मिनेटर यूज करने का मसला नहीं है। नीचे आके अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं किसको, न्यू ऑब्जेक्ट को। ये मेरा न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, और नीचे हम एक और कंसोल करवाएंगे, कौन सा, ओरिजिनल। ओरिजिनल भी तो चेक करना है ना भाई, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज किया है तो उसको क्या यूज करने से फायदा हुआ। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं ओबीजे को, किसको मैंने चेक किया है, ये वाले ओबीजे को। ठीक है, तो क्या लगता है भाई, अभी भी क्या डेटा हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ होगा या नहीं? सो लेट्स सी, नॉट इंडेक्स। तो अब आपके पास एक चीज आई होगी, आईडी 5 और नेम बिलाल। ये कौन सा डेटा है जो हमने अपडेट किया, आपको पता है वो डेटा, आपको पता है मैं अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी डेटा एसेस और मॉडिफाई कर सकता हूं, जो यहां पे मैंने बिलाल कर दिया। लेकिन मजे की बात नीचे है, जब भी मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेक करता हूं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मैंने चेक किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपके सामने आई होगी नेम मॉडिफायर। क्लियर हुई ये बात, कि अगर आप चाहते हो, देख लो मॉडिफायर कौन सा हमारा था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट करो, मॉडिफाई करो, और आपका क्या होना चाहिए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए।
आपका एक डमी कॉपी बन जाए। आ रही बात ना सर? ऑब्जेक्ट और असाइन इज यूज्ड टू कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर। एक आपकी ओरिजिनल ट्रू कॉपी बन जाए आपके ऑब्जेक्ट की, लेकिन आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ी सी मुश्किल है मानता हूं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं डीपली जाके आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप किस तरह ऑब्जेक्ट की असल रियल कॉपी बना सकते हो, किस तरह ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ भाई? ऑब्जेक्ट और असाइन से आप किस तरह क्या कर सकते हो, ओरिजिनल डेटा में वो चेंज नहीं करता, एक ट्रू कॉपी बनाता है। अब हम आगे चलते हैं। सो इसको मैं कर देता हूं कमेंट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, वैसे हर लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सही कि आपको ये एक अच्छी चीज सिखा दी है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। हमारे पास है कंपैरिजन बाय रेफरेंस। अब मेरे पास क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। मैं सबसे पहले इन दो ऑब्जेक्ट को करता हूं अनकमेंट, और इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट, बल्कि नहीं, इसको मैं कर रहा हूं क्लोज। अब मेरे पास एक है टर्नरी कंडीशन। क्या है भाई? कॉन्स्ट इज इक्वल ऑब्जेक्ट 1 बराबर है ऑब्जेक्ट 2 के। अगर बराबर है तो आप क्या करो, ट्रू दिखाओ, एल्स आप फॉल्स दिखाओ। तो यहां पे मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं सोचने के लिए। आप मुझे ये क्लियर करो, क्या ये जो ऑब्जेक्ट 1 है मेरे पास, ये क्या बराबर है ऑब्जेक्ट 2 के? अगर बराबर है तो आप मुझे ट्रू दो, और अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स दो। तो व्हाट इज, आप मुझे इसका जवाब दो कि ऑब्जेक्ट 1 क्या बराबर है ऑब्जेक्ट 2 के। कुछ देर सोचो, मुझे इसका जवाब चाहिए। सो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं चेक करता हूं। मैं देखता हूं क्या मेरा ऑब्जेक्ट 1 बराबर है ऑब्जेक्ट 2 के। आप देखना कि आपका आंसर सही था या गलत। मैं नॉट इंडेक्स जैसे ही करता हूं तो आपको एक चीज अभी नजर आई होगी। ओ बाय द वे, मैंने तो इसको कंसोल किया ही नहीं, तो मेरे पास कुछ डेटा कहां से आएगा। ठीक है, अब आया मेरे पास फॉल्स। तो मेरे पास फॉल्स किस वजह से आया, आप एक चीज याद कर लो। आप बोलोगे सर इसका नेम, इसकी आईडी और इसकी वैल्यू सेम थी ऑब्जेक्ट 1 की, और ऑब्जेक्ट 2 की भी कुछ सेम थी, तो हमारे पास तो ट्रू आना चाहिए। ट्रू कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 आप इस तरह से ऑब्जेक्ट 2 को करोगे तो आपका फॉल्स ही मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी एक बार आपको बताई कि जब भी हम इसका रेफरेंस या वैल्यू पास करते हैं, इसकी लोकेशन डिफरेंट है और इस ऑब्जेक्ट 2 की लोकेशन डिफरेंट है। भले इसकी प्रॉपर्टी, भले इसकी वैल्यू और की सेम हो, लेकिन इन दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों की लोकेशन, दोनों की मेमोरी डिफरेंट है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे डेटा उसी सूरत में सेम मिलेगा जब मैं इस तरह ऑब्जेक्ट रिक्रिएट करके उसी मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट 1 को सेव करवाऊंगा, तब जाके मुझे दोनों का डेटा क्या मिलेगा, सेम। अगर मैं अब इन दोनों को कमेंट करता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 को मैं आपको कमेंट करके दिखाऊं और इसको भी मैं करता हूं कमेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट 1 बराबर है ऑब्जेक्ट 3 के। क्या ये उसी मेमोरी में सेव हुआ है? नजर आ रही है बात? मैंने इसको अलग अब क्या दिया, ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट 1 को ही सेव करवाया। दोनों का अब क्राइटेरिया, दोनों का रास्ता एक ही मेमोरी है, एक ही घर में, मतलब 4 स्टूडेंट वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी, अब वो है ये। इसने अपने घर पे ऑब्जेक्ट 1 को बुला लिया, ठीक है, एज एग्जांपल। तब मुझे क्या होगा, अब मैं जब इज इक्वल को चेक करूंगा, तब मुझे वैल्यू आएगी ट्रू। अब जाके वो दोनों होंगे सेम। सो हाउ योर ऑब्जेक्ट वर्क इज, अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब दो ऑब्जेक्ट आर इक्वल ओनली इफ दे रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इवन इफ दे लुक अलाइक और नॉट इक्वल। आई बात समझ के, अगर दो ऑब्जेक्ट भी होंगे, दोनों सेम भी दिख रहे होंगे, उसकी आईडी और उसकी जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी सेम होंगी, तब भी वो क्या होंगे, फॉल्स ही कहलाएंगे, आर नॉट इक्वल कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे। लेकिन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल ओनली इफ दे रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। क्लियर भाई? तो ये था हमारे पास डिफरेंस, ये भी हमारे पास था कंपैरिजन रेफरेंस, तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारे पास लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये वही जेसन है जो हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हम जेसन पीछे पढ़ चुके हैं। जेसन के हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े थे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स, कि जब भी हमारे पास डेटा लाइक ऑब्जेक्ट में होता है और एरे में होता है, उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की यूज करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह हमें अगेन डेटा चाहिए होता है सर्वर से, तो हमें एज अ लाइक ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, जेसन डॉट पार्स के थ्रू यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने जेसन का यूज इसलिए किया आपके रिवीजन के लिए। मैं इसको करता हूं अनकमेंट, और मैंने यहाँ पे जेसन का रिवीजन भी इसलिए करवाया ताकि आप भूलो ना, क्योंकि हम एपीआई के साथ भी इसी तरह का वर्किंग करते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं अनकमेंट,
ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने ऑब्जेक्ट में क्या यूज किया, लेट जेसन डेटा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, मेरे इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये बात हमने देखी थी कि हमारे पूरे डेटा को क्या करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जेसन बना देगा। मैं नॉट इंडेक्स करता हूं तो आपके सामने एक चीज आएगी, आईडी 1 एस नेम एज, ये सब हमारे क्या हो गया, स्ट्रिंग में आ गया है। लेकिन आपको जब मैं एक चीज यहाँ पे नोट करवाऊंगा कि हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उसकी ये जो आईडी है, ये आईडी हो गई, ये एस नेम हो गया, ये एस एज हो गई, इस स्टूडेंट हो गया, ये सब क्या है, हमारे इस ऑब्जेक्ट की आईडी है। और ये सब क्या है, ये सब हमारी वैल्यूज हैं। क्लियर, ये बात आपको पता है। लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कभी भी यहाँ पे हम डबल कोट्स नहीं लगाते, आपको ये बात भी पता है ना भाई, मैं कभी भी यूं आईडी पास नहीं करता, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम जैसे ही जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं तो वो हमारे डेटा को क्या करता है, हमारे डेटा की आईडी को वो डबल कोट्स के अंदर ऐड कर देता है। नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है कि एज जो है हमारे पास वो तो डबल कोट्स में नहीं है, लेकिन जो हमारा जो भी टैग्स होगा, जो भी फीडबैक होगा, वो क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे नंबर पे तो स्ट्रिंग नहीं लगा रहा, लेकिन बूलियन पे भी नहीं लगाएगा वो। लेकिन हमारी जो वैल्यू है, देख रहे हो, हसन वैल्यू है और एस नेम आईडी है, उन सब पे इसने क्या किया, स्ट्रिंग का यूज कर दिया है। तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ जेसन एंड इट इज अ डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये बात भी याद रखनी है, ये इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑब्जेक्ट की आईडी में कभी भी डबल कोट्स नहीं आते। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स की आईडी, मतलब अगर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी में डबल कोट्स दिख जाए तो ठीक है, वो क्या है, वो जेसन डेटा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, ऑब्जेक्ट डेटा अलग होता है और जेसन अलग होगा, क्योंकि उसकी आईडी, आपको ये आइडेंटिफाई रखना है कि उसकी आईडी में डबल कोट्स आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, वापस इस डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले मैंने क्या किया, हम ये चीज पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या है, जेसन पार्स क्या है। लेकिन यहां पर रिवीजन के लिए मैंने आपको रख दिया था कि अगर आप डेटा पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाते हो तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका डेटा दिखता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। जब आप जेसन डॉट पार्स यूज करते हो तो आपका डेटा ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। क्लियर, सो दिस इज जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आपको ये बात भी समझा दी मैंने, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसको कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास है दिस ऑब्जेक्ट एंड लिटरली गाइस बिलीव मी इट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे हैं कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो यार ऑब्जेक्ट में हर ही चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक कंप्लीट, समझ लो, बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें काफी चीजें हैं। आपको अच्छे से ऑब्जेक्ट समझ आ जाता है, आप समझ लो आपकी 20 से 30 से 40% आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब दिस ऑब्जेक्ट क्या करता है, दिस कीवर्ड का क्या काम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब ये समझते हैं। सो दिस कीवर्ड रेफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। In an object method, this refer to the object. जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये this कीवर्ड यूज करेंगे वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। क्लियर, alone this refers to the global object. जब इसको हम alone this कीवर्ड को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा। इसके बाद है in a function this refers to the global object. जब इसको हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तब ये क्या करेगा, this refer to the global object. और इसके बाद आता है हमारे पास इन अ फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज अनडिफाइंड। हमने फंक्शन के अंदर इसको दिस के कीवर्ड को कॉल किया, अगर वो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर है तो वो क्या वैल्यू देगा, हमें अनडिफाइंड वैल्यू पास करेगा। क्लियर, अब इसके बाद आता है इन एन इवेंट दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। आपको ये बात याद होगी, जब हम इवेंट डेलीगेशन और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे इवेंट्स में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब कि हमें पता था कि इस इवेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, और इस तरह जब हम इसको इवेंट्स के अंदर कॉल करते हैं तो क्या करता है, टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। इसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स लाइक कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। ये हमारे पास समझ लो एक तरीके से बोनस है, हम इन तीनों मेथड्स को भी कवर करने वाले हैं। कॉल, अप्लाई एंड बाइंड कैन रेफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 3 हमारे पास अलग से मैंने मेथड्स आप लोग के लिए रखे हैं। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड को अगेन प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं VS कोड पे, और अब हम प्रैक्टिकल करते हैं दिस कीवर्ड का यूज करके। ऑलराइट, तो मैं यहाँ VS कोड पे आ चुका हूं, दिस ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल थी दिस कीवर्ड की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे मैं आया
और मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैंने कॉल करवाया, फंक्शन कॉल मी, और उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया किसको, दिस को। ठीक है, अब हमारे पास देखने आता क्या है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास आया विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और मैं इसमें आपको ओपन करके दिखाऊं तो देखो एलर्ट है, एटॉब है, बिलर है, ब्रिटो है, ये सब चीजें हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं और मैं अगर आपको इस इमेज पे लेके जाऊं तो आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां पे नजर आएगी जो हमने पढ़ी थी, इन अ फंक्शन दिस रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आपको ये बात पता है, योर ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। आपको ये बात याद होगी जब हम डॉम एज बॉम पढ़ रहे थे, आपको वो चीज पता होगी। विंडोज के दो पार्ट थे, डॉम और बॉम, और अब उसमें हम क्या कर रहे थे, विंडो डॉट ये, विंडो डॉट वो, विंडो डॉट, और इसमें हमारे पास ये था डॉक्यूमेंट डॉट गेट। हम डॉक्यूमेंट का बार बार यूज कर रहे थे। तो आपको पता है विंडो भी क्या था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट था, उसमें हमें विंडो लिखने की भी नीड नहीं पड़ती थी। हमें जो भी उसका फंक्शन इवेंट चाहिए होता था हम डायरेक्ट कॉल करवाते थे और हम यूज कर सकते थे। लेकिन डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट में हमें डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखना जरूरी होता था। मतलब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डॉक्यूमेंट डैट डैट डैट, इस तरह हमारे पास सारी चीजें होती थी। आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई होगी कि जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर दिस का कीवर्ड लिखता हूं या रेफर करता हूं, जैसे ही मैं उसके अंदर लिखता हूं तो क्या करता है, दिस रेफर टू दी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। वो क्या रिएक्ट करता है, एज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है। और जैसे ही मैं इसको अभी खाली करता हूं और यहां पे सिर्फ लिखता हूं दिस, जैसे ही दिस लिख रहा हूं तब भी मुझे क्या हो रहा है, पूरा विंडो शो हो रहा है। अलॉन दिस रेफर्स टू दी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जब उसको हम अकेले भी लिखते हैं दिस के कीवर्ड को, तो क्या करता है, रेफर रिएक्ट करता है टू दी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, इन अ फंक्शन इन स्ट्रिंग मोड दिस इज अनडिफाइंड। आप यहां पे देखो, मैंने यहां पे शायद यूज भी किया है, बल्कि मेरे पास एक और एग्जांपल है। यहां पे मैं यहां आया, ठीक है, W3 स्कूल पे, और यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव वॉज न्यू इन ECMAScript वर्जन 5 में ये लॉन्च हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, डिक्लेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट इट हैज ग्लोबल स्कोप, ऑल कोड इन द स्क्रिप्ट विल एग्जीक्यूट इन स्ट्रिंग मोड। हमें ये एग्जाम्पल को भी हम ट्राई करके देखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, स्क्रिप्ट का टैग है और उसके अंदर इन्होंने लिखा है यूज स्ट्रिंग। उन्होंने क्या किया, यूज स्ट्रिंग मोड ऑन कर दिया जावास्क्रिप्ट का, और जैसे ही उन्होंने लिखा x इक्वल टू 3.14, जब हम ये यूज स्ट्रिंग यूज नहीं करते जावास्क्रिप्ट में तब तो ये नॉर्मल है, ना हमें एरर आएगा ना कुछ। लेकिन जैसे ही मैं यूज स्ट्रिंग यूज कर देता हूं तब मेरे पास एक एरर आता है, दिल विज कॉज एन एरर x इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हमने वार का यूज किया है, ना हमने लेट का, ना हमने कॉन्स्ट का यूज किया है। ठीक है, ये हमें कीवर्ड लगाना लाजमी होता है। लेकिन जब हम यूज स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज नहीं करते तब हमारी जावास्क्रिप्ट हमें इस चीज पे एरर नहीं देती, वो चला देती कि चलो यार ओके। लेकिन जब आप यूज स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज करोगे तब आपको लाजमी यहाँ पे वार, लेट या कॉन्स्ट देना पड़ेगा, वरना वो आपका एक्स डिफाइंड नहीं होगा, वो एरर डिफाइन कर देगा आपको। ठीक है, ये कुछ एक दो चीजें थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो ये चीजें तो हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास समथिंग ये चीजें हैं कि आपको ये चीज पता चल गई कि जब भी हम फंक्शन के अंदर जिसके कीवर्ड को यूज करते हैं तो हमें क्या करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जब भी हम फंक्शन के अंदर दिस के कीवर्ड को यूज करते हैं तो हमें क्या थ्रो करता है, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक रेगुलर फंक्शन है, इसको मैं पहले अनकमेंट करके दिखा देता हूं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है, नेम और वैल्यू है कोडिंग। इसके बाद ग्रीट का एक हमारे पास मेथड है। आपको पता है जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे एज अ मेथड उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहां आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया तो इसने मुझे दो चीज रिटर्न की, नेम कोडिंग और एक ये ग्रिड फंक्शन। अगेन मैं आपको इमेज पे लेके आता हूं। इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर टू दी ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप दिस के कीवर्ड को यूज करेंगे वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यहां पे वही चीज हो रही है, जैसे ही मैंने इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीट मेथड के अंदर इसके कीवर्ड को लिखा है तो उसने उसी को मुझे अगेन रिटर्न करके दे दिया है। क्लियर ये बात? तो यहां तो बात हो गई हमारे रेगुलर फंक्शन की। मैं नीचे आता हूं। इन दिस एग्जांपल द ग्रीट मेथड इज डिफाइंड यूजिंग द मेथड शॉर्टहैंड।
सिंटैक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जैसे ही इस वाले ऑब्जेक्ट को करता हूँ अनकमिट, तो आप यहाँ पे एक चीज चेक करोगे, एक मिनट ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि हमारे पास एरर ना आए। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करोगे, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये तो सही है, लेकिन अब ये क्या है, हमारे पास मेथड बनाने की एक और शॉर्ट हैंड ट्रिक है। मतलब ना आपको फंक्शन लिखना है, ना आपको ये सेमीकोलन का यूज करना है। अगर आपको एक फंक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड क्रिएट करना है, डायरेक्ट आप यूं करके ग्रीड लिख के और ये पैरेंथेसिस आप लगा सकते हैं, और आप इसको जब यू कॉल करवाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीड को, तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न होती है। मैं यहाँ आके इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन देखता हूं, तो मेरे पास वही डेटा आ रहा है, वही इसने रेफर किया है दिस के कीवर्ड ने, जो हमें ऊपर वाले में डेटा रिटर्न हो रहा था। क्लियर है भाई? अच्छी बात है ये चीज कि हमें शॉर्ट हैंड में भी वही डेटा रिटर्न मिलता है। इसको भी करते हैं अनकमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है फैट एरो फंक्शन, कि जब आप एज अ मेथड फैट एरो फंक्शन इसको क्रिएट करते हो तब आपको वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है। इसको भी हम देख लेते हैं, कॉपी कर लेता हूं इसको मैं, एंड यहां पे क्लियर। तो अब आपको यहां पे कोई डिफरेंट नजर आया? जब हमने फैट एरो फंक्शन यूज किया तो मुझे क्या मिल रहा है, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन जब मैं रेगुलर फंक्शन यहां पे यूज कर रहा था और मैंने सिंपल कोई भी फंक्शन यूज और सिंपल मैंने डायरेक्ट कॉल करवाया था शॉर्ट हैंड मेथड से, तब भी मुझे डेटा मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फैट एरो फंक्शन का यूज किया यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये वैल्यू नहीं मिल रही। पहले मुझे वैल्यू मिल रही थी ना भाई, नेम कोडिंग और सारी चीजें मुझे मिल रही थी, लेकिन मुझे जैसे ही मैंने फैट एरो फंक्शन का यूज किया तो मुझे वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हुई कि आपने ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर एरो फंक्शन का यूज किया है और दिस कीवर्ड को आपने कॉल किया है, तो आपको क्या होगा, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। क्लियर? सो ऑल राइट, नाउ इसको मैं कमेंट करता हूं। सो गाइस ये थे आपके, इसको कमेंट कर देता हूं। सो गाइस ये थे आपके दिस कीवर्ड के डिफरेंट यूज केसेस। अब मैं क्या करता हूं, नीचे हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट यूजफुल मेथड्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइस ऑब्जेक्ट के यूजफुल मेथड से पहले मैं आपको ऊपर का अगेन रिवाइज करा देता हूं। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ जाए। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अगेन क्लियर कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट में जब भी आप दिस का क्या एक हमारे पास बेनिफिट है, जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर दिस के कीवर्ड को यूज करते हो तो वो क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, रेफर करता है कि भाई ये यही ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। सिंपल शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्लियर है? और अगर आप फंक्शन के अंदर दिस के कीवर्ड को यूज करते हो तो वो क्या करता है, एज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपको रेफर करता है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास आते हैं कि अगर आप अलॉन दिस के कीवर्ड को यूज करते हो, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस का कीवर्ड, तब ये क्या करता है, जब मैं इस तरह दिस के कीवर्ड को कॉल करवाता हूं तो मुझे क्या डेटा रिटर्न होता है, तब भी मुझे विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। हमने एज इसको 3 फंक्शन में करके देखा। किन किन फंक्शन में करके देखा? एरो फंक्शन में, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट हैंड मेथड का यूज किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेगुलर फंक्शन का यूज किया है, जिनको एनएमएस फंक्शन आप बोल सकते हो। और ये मेरे पास आ गया फैट एरो फंक्शन। जब मैंने तीनों फंक्शन को चेक किया तो मेरे पास क्या डेटा आ रहा था, मैंने आपको वो भी चेक करवा दिया है। सो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट यूजफुल मेथड्स की तरफ, जो कि हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपके पिछले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, जिस तरह मैंने बोला था, ये ऑब्जेक्ट यूजफुल मेथड काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो जैसे ही हम ये चीज, तो ये सारे मेथड सीखना हमारे लिए लाजमी है। तो ये सारे मेथड्स का हमें वर्कफ्लो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो उसमें कुछ हमारे पास जो कार्ड होंगे, उसका डेटा कुछ इस तरीके से हमने उसमें सेट किया होगा, जिसकी आईडी होगी, नेम होगी, कैटेगरी होगी और इमेज भी होगी, लेकिन अभी हमने इमेज की जगह लिंक नहीं लगाया हुआ। क्लियर है भाई? तो अब हमारे पास सबसे पहला मेथड जो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है, रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द नेम्स ऑफ ऑल इन्यूमरेबल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई आपके पास, अब जैसे इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल किया जा सकता है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपका इस इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट की सारी आईडी गेट करना चाहता हूं, उसकी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, उस आईडी की मुझे आईडीज चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेरे पास एक मेथड होता है, उसको मैं यूज कर सकता हूं। कैसे? मैं बोलता हूं लेट गेट कीज इक्वल टू
ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, मैंने ये वाला मेथड यूज किया, ये मैंने मेथड यूज किया और इसके अंदर मेरे पास ये प्रोडक्ट, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम ये मैंने यहां पे पास किया एंड देन मैं लॉग करवाता हूं किसको, गेट कीज को, कि भाई मेरे पास सारी कीज जो हैं, सारी कीज जो है वो मुझे मिल जाए। क्लियर है? तो अब आप यहां पे एक चीज नोट करेंगे, मेरे पास मेरी सारी आईडीज आ चुकी हैं। देख रहे हो, आईडी, नेम, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, स्टॉक, डिस्क्रिप्शन, इमेज। वैल्यूज नहीं आई है, सिर्फ क्या आई है, आईडीज। और आपको मैं यहाँ पे आईडीज दिखाऊं, देख रहे हो, इमेज, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, प्राइस, ब्रांड, कैटेगरी, ये सारी मेरे पास आईडीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कल को कोई आपको बोलता है यार मुझे ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए, सिर्फ कीज, तो मैं किस तरह निकाल सकता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड से। क्लियर? इसको मैं करता हूं कमेंट। अब हमारे पास कभी सिचुएशन नहीं आती है कि मुझे ऑब्जेक्ट की सिर्फ वैल्यूज चाहिए, की नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड पेस्ट हियर गेट वैल्यू। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां पे, इसी को पेस्ट करता हूं यहां पे। क्लियर है भाई? और अब हम चेक करते हैं क्या हमें वैल्यूज मिलती हैं। हमें वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए ऑब्जेक्ट की, हमें चाहिए कि 1 लिखा हुआ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, डेल 4400, ये सारी वैल्यू हमें चाहिए। चेक करते हैं हम, नोट इंडेक्स, क्या यार यहां पे हमने अपना यही चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज हमें चाहिए ना भाई। ठीक है, हमारे पास क्या आ रही थी, की सी आ रही थी। अभी हम यहाँ पे करते हैं नोट इंडेक्स। तो अब आप यहाँ पे देखो, मेरे पास सारी वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। देख लो 4400, डेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी मेरे पास आ गई हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज। अब इसके बाद हमारे पास ये होता है, ये कर देता हूं कमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज। इंट्राइज आप बोल दो, ये क्या वर्ड है मुझे तो समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। आप इसको ऑब्जेक्ट डॉट इंट्राइज बोल दो, एंट्रीज बोल दो। रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग एरे ऑफ की वैल्यूज पेयर फॉर ईच इन्यूमरेबल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग इंडिविजुअल एरे क्रिएट कर देता है। किस तरह, आपने एक बात ये चीज नोट की होगी कि हमारे पास जो भी की और वैल्यूज भी आ रही थी वो भी एक एरे में आ रही थी। क्लियर? हमारे अंदर एक एरे के अंदर डेटा आ रहा, देख रहे हो, एरे, और उसके अंदर हमारे पास सारा डेटा आ रहा था। ठीक है भाई? अब यहां पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक मेथड ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, इसको मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C and then paste here, entries, और कंसोल करवाते हैं हम एंट्रीज को। तो अब आप सिर्फ ये डेटा चेक करना, हमारे पास किस तरह का डेटा शो होता है। मैं करता हूं नोट इंडेक्स, टर्मिनल पूरा ओपन कर देता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि एक एरे आया मेरे पास, उस एरे के अंदर हर ऑब्जेक्ट को, हर आईडी और की को उसने क्या किया, इंडिविजुअली एरे के अंदर रैप कर दिया। नजर आ रहा है, आईडी 1 एरे के अंदर, नेम लैपटॉप एरे के अंदर, कैटेगरी कंप्यूटर्स अलग एरे के अंदर, हर की और वैल्यूज को क्या है, अलग अलग इंडिविजुअली एक एरे में उसने रैप कर दिया। ठीक है, तो जब आप कल को अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आगे काम आती हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट का ये वाला मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करती है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करती है, और ये एंट्रीज क्या करती है, अलग अलग आपको एरे क्रिएट इंडिविजुअली क्रिएट करके दे देती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, returns a boolean indicated whether the object has the specified property as an on property। ये क्या करती है, ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ वैल्यू, ये क्या करता है मेथड, ये मेथड हमें सिर्फ बूलियन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यूज, या तो ट्रू या तो फॉल्स।
ये जो बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट की हैज ऑन प्रॉपर्टी है, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप सिर्फ सिंपली ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, फॉल्स रिटर्न कर दोगे। इसमें कोई इसी मुश्किल बात नहीं थी। अगर आपको मैं दिखाऊं ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो इसमें क्या है, नेम हमारे पास आईडी अवेलेबल है लेकिन इस स्टूडेंट नहीं है। तो अब स्टूडेंट को मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में इस स्टूडेंट वाली आईडी नहीं है। क्लियर, ये तो इजी था। नीचे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कॉपीज द वैल्यू ऑफ ऑल इन्यूमरेबल ऑन प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट ऑब्जेक्ट। आपको मैं सिंपली करके दिखा देता हूं, यहां पे कमेंट कर दिया मैंने इसको, एंड देन अब क्या होगा, मैं आपको इसको console.log भी करके दिखा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने एक अगेन क्रिएट किया है टारगेट का एक ऑब्जेक्ट A1, B2 और B3 और C4। अब इन दोनों में, अब ये दो क्या है, हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है। जब मैं इन दोनों को आपस में एक साथ लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन टारगेट और सोर्स, अब इन दोनों में अगर कोई भी आईडी सेम होगी, ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है B और B यहाँ पे सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास जो आउटपुट रिटर्न होगा वो क्या होगा, उसको हमें टोटल 3 वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा। वो B 2 बार नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा B तो यहाँ पे 2B और B यहाँ पे 3B है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट होकर हमारे पास आंसर आएगा आउटपुट A1, B3 एंड C4। मैं आपको चेक करा देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे करता हूं नोड इंडेक्स, तो अब आप एक यहां पे चीज देखोगे A1, B3 एंड C4। तो आपको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रेस क्या करता है, ये सारी हमारे पास मेथड्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। इसको मैं करता हूं कमेंट। तो अब हमारे पास है लास्ट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। अब ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का जो मेथड है ना वो गाइस लिटरली मैं आपको बताऊं कि एक फनी आप बोल सकते हैं कि क्या एक चीज को फ्रीज करना मतलब कि आप उस चीज को पैक कर रहे हो, आपको इसको अपडेट भी करे तो वो अपडेट नहीं कर सकता। मतलब कि मैं आपको करके दिखाता हूं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपना कौन सा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है। क्लियर, अब क्या होगा अगर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर दिया प्रोडक्ट, और अब मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा अपने प्रोडक्ट की कोई भी आईडी को। देख लो मैंने प्रोडक्ट डॉट आईडी कर दी 7867 और ऊपर मेरे पास क्या है आईडी, आपको मैं दिखाऊं तो 1 है। तो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो क्या अपडेट होगी मेरी आईडी? मेरी आईडी अपडेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नोड इंडेक्स मैंने किया और अगर मैं आपको आईडी शो करवाऊंगा यहाँ पे, तो आईडी मेरे पास 1 की 1 ही है। तो यहाँ पे ये मेथड हमारे पास काम आता है कि अगर आप किसी को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, या कोई आपसे कोई चीज पूछ रहा है तो आप उसके साथ प्रैंक भी कर सकते हो। यार अगर तुम्हें एक चीज आती है तुम आईडी अपडेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में अपडेट मॉडिफाई कर सकते हो, तो मुझे करके दिखाओ। आप बस क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज के अंदर अपना वाला ऑब्जेक्ट रख देना और उसके बाद प्रैंक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का मेथड ये काम करता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को भाई के छेड़खानी आप कोई भी ना करे इस ऑब्जेक्ट को, ये प्रोडक्ट का वैसा ही रहे, कोई अपडेट करना चाहे तब भी अपडेट ना हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज कर सकते हो। क्लियर, इसको मैं कर देता हूं कमेंट और हम नीचे चलते हैं। फाइनली हमारे पास आ चुका है इंटरव्यू क्वेश्चन, और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये है मेरे पास क्या है, कॉन्स्ट टारगेट A1 और B2, B5, C4। आप मुझे ये बता दो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर, और कुछ भी नहीं, मेरे पास इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ऊपर हम ये शायद कर भी चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे सोर्स को हटा दूं तो आप मुझे बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस और टारगेट। ठीक है, मैं करता हूं इसको, तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, पहले आप खुद सोचो। आउटपुट आएगा नाउ इंडेक्स A1 B2, फाइनली हमारे पास B2 आ चुका है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे सोर्स को भी ऐड करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, अब क्या ओवरराइटिंग होगा, नोड इंडेक्स A1 B5 C4। तो ये जो B और ये जो B सेम थे, ये क्या हुआ आपस में ओवरराइट। अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 भी कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू बड़ी है तो यही आएगा, नहीं, ये क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, 10 ओवरराइट हो जाएगा 5 से। नोड इंडेक्स करता हूं तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, A1 B5 C4। क्लियर है, ऑब्जेक्ट और असाइन आपको समझना लाजमी था, जरूरी था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया था। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और
थोड़ा सा हार्ड भी मैं कह सकता हूं कि मतलब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। गिव एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग a student write a function to add a new object with its corresponding grade to the student's record. Also check if the grades property is present or not. अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं, क्या ये आप क्वेश्चन कर लोगे? इट्स नॉट हार्ड, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या इसके अंदर ग्रेड्स नेम की कोई प्रॉपर्टी है या मेथड बोल लो इसको, ये है या नहीं है। तो आपको तो साफ नजर आ रहा है ना यहाँ पे ग्रेड्स है, तो मतलब इट इज क्लियर कि ये प्रेजेंट है। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है गिवन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट राइट अ फंक्शन। आप एक फंक्शन क्रिएट करो और उसके थ्रू आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ऐड करवानी है। मतलब कि उसमें ये एक सब्जेक्ट है जो ऐड हो जाना चाहिए कंप्यूटर, और उसका नंबर होना चाहिए 95। मतलब कि आपको यहां पे मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से शो होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूं कंप्यूटर और इसके मार्क्स आने चाहिए 95। दैट्स इट, बस आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी, इसकी आईडी और वैल्यू ऐड करवानी है किसमें, ग्रेड्स के अंदर, ग्रेड्स के मेथड के अंदर। ये करवा लोगे, इट्स नॉट हार्ड। सिर्फ अगर मैं आपको ये मैनुअली, ये तो आपने क्या लिखा है मैनुअली, यहां से हटा देता हूं मैं। अब आपको ये क्या करना है, खुद से करना है। एक फंक्शन क्रिएट करना है पहले, ठीक है। यहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा ऐड सब्जेक्ट ग्रेड। ये क्या है हमारा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ये हमारे क्या है आर्गुमेंट्स। पैरामीटर से डेटा पास होगा और आर्गुमेंट में रिसीव हो जाएगा, जिसमें मैंने कंप्यूटर भी लिख दिया है और ये 95 भी। ये कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ना भी हो, ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। क्लियर है भाई? सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट चैप्टर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने जो जो चीजें आपको ऑब्जेक्ट के चैप्टर में पढ़ाई है। ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है हम जितना भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज होती है, ऑब्जेक्ट और एरे के थ्रू ही हम कवर कर रहे होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में मेथड्स भी कवर किए, इसमें हमने ये भी कवर किया किस तरह हम एरे को अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई और सारी चीजें कर सकते हैं, और किस तरह हम इसके साथ खेल सकते हैं, इसके अंदर से प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं। सिर्फ कीज चाहिए हो तो उसको भी हम ले सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज तो हमने वो मेथड भी देख लिया, हमने ऑल मेथड कवर किए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो इट इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको चलो दिखा दूंगा क्राइटेरिया क्या चीज है हमारे पास। अब उन चीजों को सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बाद में होगी, लेकिन पहले क्या होगा, उस चीज को प्रॉपर्ली समझना होगा। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ उस चीज को समझाने के लिए। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो, अगर ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ लिया है, तो अब माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके अब बिल्कुल रेडी हो जाओ। अब जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट द नाउ।